हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ चुका है आपके पास। आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे राज्य से आप बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि आप बस क्लास क्लास 10th का और क्लास 12th का बच्चे हों, तो आपको बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना हिंदी ना इंग्लिश ये नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सभी तरह के बच्चों, सभी राज्य के बच्चों का सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबके सिलेबस देखने के बाद यहाँ पे लेक्चर ली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे, जो कि यूट्यूब पे ना ही आपको देखने को मिलेगा और ना ही अधिकतर ऑफलाइन में कोचिंग भी देखने को मिलेगा, जो हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं कि जो भी लेक्चर आपका लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी लेक्चर लेते हैं उन लेक्चर का तुरंत आपको नोट्स मिल जाता है बच्चे। तो यह इस चैनल का सबसे खासियत बात है। ठीक है बच्चे, यह सबसे विशेषता इस चैनल की है कि आपको किसी भी तरह का यहाँ शुल्क नहीं देना पड़ेगा, किसी भी तरह का डिमांड नहीं की जाएगी। फ्री में आपको लेक्चर भी मिलेगा और फ्री में आपको नोट्स भी मिलेगा। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि यह हमारा एक ही उद्देश्य है बच्चे, कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम लोग देखे हैं जो कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम टफ है, बोर्ड एग्ज़ाम ये है, बोर्ड एग्ज़ाम वो है। और ये उनका गलती नहीं है, यह बहुत सारे टीचरों का गलती है। यह बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर हैं, ऑफलाइन में जो टीचर हैं, वो लोग अपने बिजनेस करने के लिए बच्चों को डरा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हमारे पास। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी हैं तो आप एक भी रुपया बिना खर्च किए भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। यहाँ पे क्लास 10th के लिए और 12th के जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं या फिर आने वाले समय में देने वाले हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स और लेक्चर यहाँ पे मिलता है, वो भी रेगुलर। ठीक है बच्चे, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपके फैमिली फ्रेंड कोई भी हैं तो प्लीज़ बच्चे आप उन सभी को ही इस चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल से उन सभी को जोड़ें, ताकि वो बच्चे भी जो बोर्ड एग्ज़ाम को टफ मानते हैं या फिर किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सब अपने सपनों को पूर्ण कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कर दें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी यूज करते हैं सभी जगह इसे शेयर कर दें एक बार फटाफट। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग क्लास 10th का और क्लास 12th का दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, तो अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूट्यूब पे आपको सबसे पहले और पहली बार इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी 10 से 15 वर्षों में जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, उन सभी प्रश्नों का संग्रह यह आपको पूरे 1 महीना के अंदर में आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम का 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हम देख रहे हैं या फिर तरह तरह के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं, गेस पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ा रहे हैं। गेस पेपर होता है कि आने की संभावना भी होती है या नहीं भी होती है, लेकिन क्वेश्चन बैंक क्या होता है, ये डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया। अगर 10 से 15 वर्ष का आप सारा क्वेश्चन को एक बार माइंड में अपने घुमा लें, तो क्या आपको लगता है कि आप एक भी प्रश्न गलत कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे द्वारा यही उद्देश्य है बच्चे कि आप इस बार अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, वो भी बेहतरीन नंबर से। ठीक है बच्चे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वह क्या है, तो यूनिट 2 का मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में हम लोग करेंगे चर्चा और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सबसे पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, एक सेकेंड बच्चे। तो आपको अगर
थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, बता दें बच्चों कि हम इस सेक्शन में क्या देखे हैं, हम इस सेक्शन में कल 35 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम भूल गए थे इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आज 35 के बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 35 के बाद जहाँ कल में क्लास अंत किए थे वहीं से प्रारंभ करते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। ठीक है, 35 तक हम लोग कल के लेक्चर में कर लिए हैं, आज हम लोग 36 से बात करेंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल है वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, जो भारतीय इतिहास के जो कालखंड है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्या है, गुप्त काल जो है वो उसको हम लोग भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। अर्थात 8 प्रकार के क्या है, विवाहों का उल्लेख मिलता है किसमें, अर्थशास्त्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 38। क्या कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मिनट, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ठीक है बच्चे, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र की जो रचना है वह कब हुई थी। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो कौटिल्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, कौन थे, फाहियान थे। ठीक है, कौन थे, थोड़ा ऑप्शन नंबर ए फाहियान थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी हेनसांग, हर्ष, या फिर कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अर्थात क्या से वेनसांग थे। ठीक है, वेनसांग थे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करें, 40 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है या फिर दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, समुद्रगुप्त को क्या किया गया है, उसके सिक्के पर क्या किया गया, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बता दें बच्चों कि सभी शासन काल में सभी शासकों के द्वारा एक सिक्का चलाया जाता था। ठीक है, उसी सिक्कों में क्या किया गया, दिखाया गया है इसे, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। ठीक है, क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। ठीक है बच्चे, आप लोग याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लेक्चर 2 बार 3 बार देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा ज़रूर से। बस इतना आप लोग कीजिए, इस बार आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के जो कुल अभिलेख हैं वो कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं और कितने अभिलेख पर अभी क्या किया जा रहा है, खोजा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। अर्थात क्या है, अशोक के द्वारा जो अभिलेख हैं वो 44 अभिलेख अभी तक वर्तमान अभी की स्थिति में प्राप्त किए गए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ऑप्शन नंबर 43 कह रहा है, ठीक, अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। अशोक के द्वारा जो प्रचलित बौद्ध धर्म थे वो कहाँ प्रचलित हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी। अर्थात क्या हुआ, श्रीलंका में। यहीं पे क्या हुआ, उस अशोक के पुत्र एवं पुत्री जो थी वह क्या गई थी, प्रचार करने गई थी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कि जीवन ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई, तो याद रखिएगा जीवक कौन था। तो आपको बता दें, जब मौर्य वंश में जब आप बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसी में एक जीवक का एक जिक्र मिलता है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात तक्षशिला। जीवक जो है या कहाँ से बच्चे बौद्ध
वैद्य की शिक्षा प्राप्त किया है? तो तक्षशिला से। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आगे चलें। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा बच्चे, जीवक जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो राजगृह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? देखिए जीवक के बारे में बहुत पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। देखिए सब कई क्वेश्चन आपको दिख गया है, तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवक की ख्याति किस रूप में दिखी, किस रूप में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वैद्य के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जीवक था वो क्या था? तो वैद्य था, वैद्य के रूप में इसको देखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है कि अंगराज की आधुनिक बिहार के किस बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य का आधुनिक बिहार किस जिले में अवस्थित था? तो याद रखिएगा अंग जो था वह कहाँ था? ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। अभी वर्तमान में जो भागलपुर अपना है बिहार में, यह उस समय अंगराज्य का क्या था? अंग था। चलिए आगे बात की जाए, कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नव नंद वंश से था, हर्यक वंश से था, शिशुनाग से था, या फिर मौर्य वंश से था? तो ये सभी को पता होगा किस वंश से था? हर्यक वंश से था। ठीक है, याद रखिएगा बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से था, और बिंदुसार जो था, बिंदुसार याद रखिएगा, बिंदुसार जो था वह मौर्य वंश से था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया, एक बिंदुसार होगा, एक बिंबिसार होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो याद रखिएगा जरासंध का जो संबंध था वो था बृहद वंश से। ठीक है, यही जरासंध है जो महाभारत में आप देखेंगे तो भीम के द्वारा इसको मल्ल युद्ध में क्या करा था? पराजित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर पहुंच गए हैं, और फटाफट आप लोग बताइएगा कि अभी तक आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं खुद से। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि आप अभी तक कितने तैयार हैं, कितने प्रिपेयर हैं, कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पा रहे हैं मेरे मदद के बिना। ठीक है, कमेंट में ये चीज़ बताते रहिएगा आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित थी? तक्षशिला जो है वह किस राज्य में स्थित थी? तो याद रखिएगा जो तक्षशिला थी बच्चे वह कहाँ थी? तो गंधार राज्य में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गंधार राज्य में। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो याद रखिएगा बच्चे, सेल्यूकस जो था वो अपनी पुत्री का विवाह ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार इसका क्या था? तो इसका पुत्र था। किसका? मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र था, और अशोक जो था इसका पोता था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा ये सब चीज। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो याद रखिएगा धर्म विजय का जो उल्लेख है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 13वें शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा धर्म विजय का उल्लेख। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन का मतलब है कि किस शासक के समकालीन थे, किस शासक के समय में कालिदास थे? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी अर्थात क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है बच्चे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास थे। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़े। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो याद होगा यह जो है इस प्रश्न को हम लोग कल भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं इसलिए बच्चे, ताकि ये सभी टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है पहले नोट्स में। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देखेंगे। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? ठीक है, कहाँ थी मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा बच्चे मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वह कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी? राजगृह में थी। ठीक है, राजगृह में।
चलिए आगे कह रहे हैं, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, हर्यक वंश सबसे क्या था, प्राचीनतम राजवंश था हर्यक वंश। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है भाई, 57 कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र जो था बच्चे, उसको सबसे पहले किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उदयन जो था। ठीक है, उदयन कौन था, तो हर्यक वंश का ही शासक था, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ किस नदी के संगम पर की थी। तो याद रखिएगा बच्चे, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर डी। क्यों, गंगा हो गया, सोन हो गया तथा पुनपुन हो गया, तो इनमें से सभी को मिलाकर क्या हुआ था, संगम का मतलब होता है मिलन, इसलिए इसमें से सभी के संगम पर क्या हुआ था, तो पाटलिपुत्रा का नामकरण हुआ था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा इस बात को। कह रहा है रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, मगध। ठीक है, मगध के द्वारा यह सबसे पहले किया गया था। कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कि ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था, कहाँ था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बंगाल में। ठीक है बच्चे, बंगाल में था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे इस चैनल के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितना कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना बेहतर बनेगा। चलिए, कह रहा है इलाहाबाद प्रस्थित का उल्लेख है, इलाहाबाद प्रसिद्ध का उल्लेख कौन है। ठीक है बच्चे, कौन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षित संस्था में अध्ययन किया था। चाणक्य जो है वह भारत की किस शिक्षित संस्थाओं में अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। जो चाणक्य थे इन्होंने ही क्या किया था, अर्थशास्त्र का क्या किया थे, रचना किए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे, तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है बच्चे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वेरी वेरी। ये जितना भी क्वेश्चन है ये हम कहीं गेस्ट पेपर से नहीं उठाकर बता रहे हैं, यह डायरेक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक से सारे पुराने प्रश्नों को निकालने के बाद कॉपी में बनाने के बाद उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा चैप्टर से पूछा गया, उसके बाद हम आपको चैप्टर का नाम ऊपर में लिख के हेडलाइन, फिर आपको क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 से इतने प्रश्न पूछे गए हैं इतने वर्षों में। ठीक है, हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए एकदम हेल्प हो जाए, आपको आसान से समझ में आए, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा जो प्राचीन भारत में हमारा उदंतपुरी था जो कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम था और काफ़ी क्या था, फेमस था। यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अर्थात मगध में था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कि अपना जो बिहार है वर्तमान में वह कितना ज़्यादा गौरवान्वित और कितना प्राचीनतम था, और प्राचीन काल में भी अपना जो बिहार था वह काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में और शासक यहाँ के क्या थे, बलवान थे। 64 कह रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है बच्चे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या कह रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ छूट गया है बच्चे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लग रहा है हमको छूट गया है, सॉरी बच्चे, हम कंफर्म नहीं है इसलिए इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे।
इसका आंसर आप सब एक बार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जिस प्रश्न का हम कंफर्म नहीं होंगे उसका आंसर हम नहीं देंगे। मेरा उद्देश्य है बच्चों को 2 ही प्रश्न बताएं लेकिन सही बताएं, ठीक है। तो बच्चे एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ कर दे रहे हैं, इसका हल आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। तो आगे कह रहा है विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु क्या थी। तो सभी को पता होगा, प्राचीन काल में जब हम पढ़े हैं तो विश्व में सबसे पहला जो धातु पाया गया था वह था बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, गलत है, यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु का बात कर रहा है। तो सबसे पहला धातु क्या था, तांबा का बात होता है, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, सबसे पहला धातु है तांबा है, ठीक है। चांदी बिल्कुल गलत है, यह गलत है, ठीक है। आगे बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पहला 66 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, ठीक है। सबसे पुराना लिपि जो भारत की थी वह थी क्या थी बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि भारत की मानी जाती है। 67 को प्रश्न है क्या कि प्राग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है, ठीक है। प्राग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अर्थात समुद्रगुप्त से। देखिए इसमें आप लोग दो चीज, पिछले लेक्चर में और ये लेक्चर दोनों एक ही चैप्टर का है इसलिए बता रहे हैं। इसमें बच्चे प्राचीन प्राचीन पूरी प्राचीन को आप एक बार समझ लीजिएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और हम लोग पढ़े हैं क्या, तो सिंधु सभ्यता के बारे में। यह सब कुछ अगर आप टॉपिक को कंफर्म कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको बेहतर होगा कि आपको हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग का यह सेट समाप्त हुआ, कल फिर से हम एक नए सेट में आपको नए नए प्रश्न के साथ आएंगे। आपको बता दें बच्चे कि जो भी प्रश्न आ रहा है ये हम कहीं से नहीं, डायरेक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग प्लीज़ सीरियस लीजिएगा, ताकि यह बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि दोहराया जा सकता है, ठीक है। देखिए प्रश्न कहीं आसमान से नहीं बनता है, याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं प्रश्न उसी में से बनता है, कहीं ना कहीं अंदर से बनता है। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कहानी पर फोकस नहीं करते हैं, उनको वो सोचते हैं कि बना बनाया मिल जाए, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो कहानी पे फोकस कीजिएगा तो आप सभी चीज़ को हल कर दीजिएगा, लास्ट में आप नहीं भी पढ़िएगा फिर भी आपको सब याद रहेगा, ठीक है। तो हमारे नोट्स पे फोकस कीजिए, मेरा नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, हम सबको नोट्स दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और प्लीज़ बच्चे अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ली जाती है, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए यहाँ पर रेगुलर क्लास ली जाएगी। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे हमारे हेल्प कर रहे हैं, तो हमें भी उनका करना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं, कल हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।